आइए आज एक ऐसी सच्ची घटना का विश्लेषण करते हैं जो 1987 में दिल्ली के गांधीनगर इलाके में घटी थी। देखिए, ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी केस स्टडी है। एक हंसता खेलता आम सा परिवार कैसे अचानक एक भयानक दुस्वप्न में फंस जाता है, यही हम आज डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधा इस केस की गहराई में चलते हैं। यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगी। जरा सोचिए, ये किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये वो असल धमकी है जिसने इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए पलट कर रख दी। लेकिन सवाल ये है कि नौबत यहां तक पहुंची कैसे? आखिर एक साधारण सा किराए का मकान इतनी बड़ी खौफनाक पहेली कैसे बन गया? आइए इसे बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो चलिए पहले चरण की बात करते हैं, उनका दिल्ली आना। तो मजुमदार परिवार के सफ़र की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। रमेश मजुमदार जी मूल रूप से पश्चिम बंगाल के थे। रेलवे की नौकरी थी, तो पहले हरियाणा के रेवाड़ी आए और फिर 1987 में उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये एक बहुत बढ़िया कदम था, है ना? दिल्ली में बच्चों के लिए अच्छे स्कूल थे, परिवार साथ रह सकता था। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने दिल्ली के गांधीनगर में एक मकान किराए पर लिया। अब यहीं पर एक बहुत दिलचस्प चीज होती है। पिता का लॉजिक और माँ का इंट्यूशन, इन दोनों का जो टकराव था ना, उसने अनजाने में ही परिवार को खतरे में डाल दिया। रमेश जी बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे। किराया कम था, बहन का घर पास था, तो उन्होंने बिना ज्यादा सोचे सीधे 2 महीने का एडवांस दे दिया। दूसरी तरफ उनकी पत्नी, वो एनर्जी को लेकर थोड़ी ज्यादा संवेदनशील थी और रमेश जी की बहन ने भी इस कमरे को लेकर उन्हें वार्निंग दी थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, लॉजिक के सामने इंट्यूशन हार गया। अब आते हैं दूसरे चरण पर। इस घर की असली बनावट कैसी थी, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए इस प्रॉपर्टी का एक मेंटल मैप बनाते हैं। अंदर घुसते ही एक खुला आंगन था जहां आम और जामुन के पेड़ लगे थे। नीचे बाईं तरफ मकान मालिक का क्वार्टर था। फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एक बड़ा सा कॉरिडोर आता था जहां इस परिवार का कमरा था। और सबसे अहम, पहली मंजिल की वो खिड़की जो एक बहुत ही संकरी सी गली की तरफ खुलती थी। इस लेआउट को याद रखिएगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसे समझने के लिए ये बहुत काम आएगा। देखिए, सच कहूं तो इस किराए के घर में शुरुआत से ही कई रेड फ्लैग्स थे। जैसे ऊपर वाले हिस्से में एक कमरा था जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। बाथरूम पूरी तरह से नीचे था, मतलब रात में अगर जरूरत पड़े तो सीढ़ियां उतरनी ही होंगी। पहली मंजिल की वो खिड़की जिस सकरी गली में खुलती थी, वहां से ऊपर आना लगभग नामुमकिन था। और सबसे अजीब बात, मकान मालिक का तुरंत 2 महीने का एडवांस मांगना। ये सब साफ इशारे थे कि कुछ तो बहुत ही अजीब है वहां। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, जहां से असली खौफ शुरू होता है। तो पट्टे के सिर्फ 5वें दिन की बात है। रमेश जी किसी काम से वापस रेवाड़ी गए हुए थे। शाम का वक्त था, उनकी पत्नी दरवाजे के पास खाना बना रही थी। तभी उन्होंने पर्दे पर एक परछाई देखी। उन्हें लगा जैसे कोई उनके कमरे के पास से गुजरा और उस रहस्यमयी बंद कमरे की तरफ गया। लेकिन जब उन्होंने बाहर जाकर चेक किया तो वहां कोई नहीं था और उस कमरे पर तो ताला लगा हुआ था। अगले दिन जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नीचे माँ बाथरूम के पास कपड़े धो रही थी, एकदम नॉर्मल रूटीन। लेकिन ऊपर उनका 4 साल का बेटा सार्थक भागता हुआ नीचे आता है। वो बताता है कि वो ऊपर अपने 2 साल के भाई के साथ था और उसका छोटा भाई हवा में किसी खाली जगह को देखकर हंस रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। बस इमेजिन कीजिए, कोई अनदेखी चीज आपके बच्चों के साथ है। ये एहसास ही कितना डरावना है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। पहली मंजिल की वो खिड़की जिसके नीचे एक बेहद संकरी गली थी, वहां ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता या छज्जा तक नहीं था। तो फिर बाहर से उस खिड़की पर दस्तक किसने दी? क्योंकि जब माँ शाम को अकेली थीं तो उन्होंने साफ साफ एक खटखटाहट सुनी। फिजिकली ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और उस दस्तक के बाद जो हुआ, खिड़की से आती एक बहुत ही गुस्से भरी गुर्राहट। दस्तक सुनकर जब वो घबरा कर उठी तो उन्हें ये भयानक आवाज सुनाई दी। जब डर के मारे उन्होंने मकान मालिकों को ये बात बताई तो पता है उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा शायद कोई बिल्ली होगी। मतलब एक ऐसी जगह जहां किसी बिल्ली का पहुंचना भी मुमकिन नहीं है, वहां से ऐसी आवाज आना, ये किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं था। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये सब अपने सबसे खौफनाक चरम यानी चौथे चरण पर पहुंचता है। तो रविवार की सुबह चीजें एकदम से हिंसक हो गईं। अचानक से सार्थक को किसी अनदेखी ताकत ने जोर से बिस्तर से नीचे फेंक दिया। जब माँ उसे चुप कराने गई तो उन्होंने ठीक अपने कान के पास एक भयानक सी फुसफुसाहट सुनी।
इसके बाद जब वो घबराकर बच्चों को लेकर नीचे भाग रही थीं, तो किसी ने उन्हें पीछे से सीढ़ियों से धक्का दे दिया। 4 साल के सार्थक के सिर से खून बहने लगा और इस सब में सबसे दुखद बात ये थी कि रमेश जी ने इसे महज एक एक्सीडेंट या पत्नी की लापरवाही मानकर टाल दिया। उसी रविवार की शाम रमेश जी ने परिवार को अपनी बहन के घर भेज दिया, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता को एक खत लिखना था। अब सोचिए, पूरा घर खाली है। वो अंधेरे में उसी दीवार और गली वाली खिड़की के पास रखी मेज पर अकेले बैठे हैं। उनका प्रैक्टिकल दिमाग अभी भी यही मान रहा था कि ये सब बस उनके परिवार का वहम है। तभी खत लिखते लिखते उसी खिड़की पर फिर से जोर की दस्तक होती है। रमेश जी को लगा कोई चोर उचक्का होगा। उन्होंने पास रखा एक डंडा उठाया और झटके से खिड़की का पर्दा हटा दिया। अब आप ही सोचिए, उस संशयवादी पिता ने वहां ऐसा क्या देखा होगा जिसने उनके सारे लॉजिक को एक ही सेकंड में चकनाचूर कर दिया। खिड़की के बाहर हवा में तैरती हुई एक लड़की थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बेहद डरावनी थी। चेहरा पूरे बालों से ढका हुआ था और अचानक कमरे की हवा इतनी ज्यादा भारी हो गई कि रमेश जी के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया। ये कोई चोर नहीं था, ये वो खौफनाक सच था जिसे वो लगातार इग्नोर कर रहे थे। इस नज़ारे ने उन्हें ऐसा डराया कि उन्हें तुरंत वो कमरा छोड़कर भागना पड़ा। और तभी उस आकृति ने सीधे रमेश जी की आंखों में देखते हुए वही खौफनाक धमकी दी, यहां से जिंदा जाना चाहते हो या मैं सबको मार डालूंगी। अब ये कोई वहम नहीं रह गया था। एक पिता का सीधा सामना उस खतरे से हो चुका था और अब वो जान चुके थे कि उनके परिवार की जान वाकई दांव पर है। अब आते हैं हमारे आखिरी चरण पर, इस घर का वो दर्दनाक इतिहास। देखिए, अगले ही दिन यानी घर में शिफ्ट हुए सिर्फ 9 दिन हुए थे, रमेश जी सीधा मकान मालिक के पास पहुंचे। उन्होंने अपना अग्रीमेंट कैंसिल किया, पैसे वापस मांगे और बिना एक पल गवाए परिवार को लेकर वहां से निकल गए। उनके बर्ताव में ये जो 180 डिग्री का शिफ्ट आया था ना, ये खुद चीख चीख कर बता रहा था कि उन्होंने जो भी देखा था उसकी दहशत कितनी गहरी थी। अब इस स्लाइड में जो जानकारी है वो काफी अहम है। मकान मालिक ने एक बहुत बड़ा और स्याह सच छिपाया था। पड़ोसियों से बाद में पता चला कि मकान मालिक की एक 22 साल की बेटी थी जो उसी ऊपर वाले बंद कमरे में रहा करती थी। उसकी शादी कहीं तय नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से उसने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। माता पिता ने अपने झूठे सम्मान के चक्कर में उसका ठीक से अंतिम संस्कार तक नहीं किया और ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से वो आत्मा गुस्से में वहीं कैद होकर रह गई। इस केस फाइल समरी को देखिए। ये उस घर में बच्चों के साथ हो रही हिंसा के एक साफ पैटर्न को दिखाती है। पहले मकान मालिक की बेटी की उसी कमरे में मौत, फिर जो पिछले किराएदार थे उनके बेटे को छत पर पतंग उड़ाते समय किसी अनदेखी चीज ने धक्का दे दिया जिससे उसकी जान चली गई, और फिर छोटे से सार्थक को सीढ़ियों से धक्का दिया गया। ये पैटर्न कोई इत्तेफाक नहीं था, ये साबित करता है कि वो जगह बच्चों के लिए कितनी जानलेवा थी। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि जब रमेश जी ने घर छोड़ने की बात कही तो मकान मालिक का जवाब सुनिए। उसने कहा, अपने परिवार को 15 दिन के लिए कहीं और भेज दो, जब तक कि सब कुछ नॉर्मल फील न होने लगे। मतलब वो मकान मालिक चंद रुपयों के किराए के लिए इस सुपरनैचुरल वायलेंस को एकदम नॉर्मल मान चुका था और लगातार दूसरों की जान जोखिम में डाल रहा था। अब हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल मैं छोड़ जाना चाहता हूँ। अगर उस शाम वो लॉजिकल पिता अकेले खत लिखने के लिए उस कमरे में नहीं रुकता, अगर उसका खुद उस खौफ से सामना नहीं होता, तो क्या वो परिवार कभी उस गांधीनगर वाले घर से सही सलामत बचकर निकल पाता? ये केस हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कभी-कभी शक और सर्वाइवल के बीच की लकीर कितनी महीन होती है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।